नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के पास टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर लेकर। आज टेस्ट नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे। आप अगर ये टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो एकलव्य कंप्यूटर्स ऐप डाउनलोड कीजिएगा। उसमें टेस्ट सेशन में जाके आप इसे टेस्ट को दे सकते हैं। स्टोर सेशन में जाके इस पूरी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों देखो, पहला प्रश्न आज के टेस्ट पेपर नंबर 2 का है। 0 और 1 बिट के संकेतों को अनुवादित कर मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित कर प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों सीपीयू जो होता है, एक बार मैं स्क्रीन चालू कर लेता हूं जिससे हमको पता चल जाएगा। सीपीयू जो होता है, सीपीयू उन सूचनाओं को प्रोसेस कर देता है जो यहाँ पर इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो क्या कर चुके होते हैं, इनपुट कर चुके होते हैं। इनपुट डिवाइस के बाद यहाँ पर अपने पास जो लगा होता है वो सीपीयू होता है, और सीपीयू के बाद यहाँ पर जो डिवाइस होते हैं उन्हें कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। दोस्तों बात अपन वो की वो कर रहे हैं। इनपुट डिवाइस जो होते हैं सूचनाओं को इनपुट करते हैं, सीपीयू सूचनाओं को प्रोसेस करता है, और आउटपुट डिवाइस हमें देता है आउटपुट। तो दोस्तों इससे पहले इस जगह पर जो लगा होता है वो होता है यूजर, यानी इस जगह पर जो व्यक्ति बैठा होता है उसे कहा जाता है यूजर। यहाँ पर भी जो व्यक्ति बैठा होता है उसे भी कहा जाता है यूजर, यानी आउटपुट जो जिसे चाहिए होता है उस व्यक्ति को हम लोग यूजर कहते हैं। तो सूचनाओं को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जनरेट आउटपुट डिवाइस से होता है, और मानव की समझने योग्य भाषा में बदलने का काम आउटपुट डिवाइस करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर, पहले माउस का आविष्कार किसने किया था? 1970 में पहले माउस का आविष्कार डगलस एंजलवर्थ ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न इस बार 29 दिसंबर को लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर लगा था उसमें पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। RGB में B का मतलब क्या होता है? दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन में पहले केवल 3 कलर का ही इस्तेमाल होता था, रेड, ग्रीन और ब्लू। आजकल जो कलर कॉम्बिनेशन चल रहे हैं उसमें इनके साथ 4 और कलर का इस्तेमाल होता है। पहले केवल R का मतलब होता था रेड, G का मतलब होता था ग्रीन, और B जो होता है उसका मतलब होता था ब्लू। आजकल इनके साथ 4 नए कलर आ गए। पहला होता है सी का मतलब श्यान होता है। दूसरा होता है एम का मतलब मेजेंटा होता है। तीसरा होता है वाई का मतलब येलो, और के का मतलब काला। पहले केवल 3 ही कलर के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता था, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। और आजकल जो कलर का इस्तेमाल किया जाता है वो 3 के साथ में 4 और मॉनिटर या प्रिंटर के साथ इस्तेमाल होते हैं। सी का मतलब होता है श्यान कलर, एम का मतलब होता है मेजेंटा कलर, येलो कलर, और यहाँ पर काला कलर यानी ब्लैक कलर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का उपयोग कहां पर होता है? बैंक में जो चेक होता है उसको पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, क्या हार्ड कॉपी को फ्लोपी में स्टोर कर सकते हैं क्या? हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि हार्ड कॉपी जो होता है वो हमें प्रिंटर से क्या होता है, प्रिंट होकर प्राप्त होता है, और सॉफ्ट कॉपी जो होता है वो हमें कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हार्ड कॉपी प्रिंटर से क्या होता है दोस्तों, प्रिंट होता है। क्या हम हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं क्या? नहीं। आप हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में सेव करने की कोशिश करोगे तो उस हार्ड कॉपी को आपको पहले बदलना होगा किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। ये भी बात हम लोगों ने की थी कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम जो कर सकता है उसमें एक मुख्य डिवाइस है जिसे कहा जाता है स्कैनर, और दूसरा होता है जो बिल्कुल स्कैनर जैसा दिखता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, जो आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
ये प्रश्न पिछले पेपर में भी हम लोगों ने देखा था, लगभग इसी टाइप का प्रश्न था कि जो नंबर पैड है उसकी डायरेक्शन एरो या हम कहें नेविगेशन की काम में ले, इसके लिए हमें नमलोक को ऑफ करना होता है। अगर नमलोक ऑन रहेगा तो नंबर पैड के नंबर्स काम करेंगे। कई बार आप टाइपिंग करते हुए देखते होंगे कि नमलोक के जो नंबर पैड के जो बटन होते हैं वो काम नहीं करते हैं। उसका रीजन होता है कि आपने गलती से या जानबूझकर जो नमलोक है उससे क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। साथियों, आप जब इस पेपर के वीडियो को देख रहे हैं तो सामने मैंने साथ की साथ सॉल्यूशन दे रखा है। दोस्तों, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बना रखा है एकलव्य कंप्यूटर्स के नाम से, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप प्री असेसमेंट इन टेस्टों को दे सकते हैं, जिससे आप ये चेक कर पाएंगे कि आप 30 में से कितने प्रश्न कर पाते हैं और 20 मिनट में क्या आप इस पेपर को पूरा हल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। जब कोई टेक्स्ट एक पृष्ठ से अगले पृष्ठ में ले जाना हो तो क्या करेंगे? देखो, अगर टेक्स्ट की जगह फोल्डर होता तो हम उसे ड्रैग ड्रॉप कर देते, लेकिन अगर टेक्स्ट यानी कुछ लिखा हुआ है उसे हम कट करके अगले पृष्ठ पर ले जाना चाहते हैं या कॉपी करके अगले पृष्ठ में ले जाना चाहते हैं, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करते हैं, उसे कट एंड पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कट एंड पेस्ट के साथ कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन भी होता तो उस कंडीशन में हमारा आंसर ए एंड बी, या जिसमें कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन होता तो वो हो जाता। तो इस सवाल का जवाब होगा कट एंड पेस्ट। साथियों, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप एकलव्य कंप्यूटर्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद प्रभात वालिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजाना मैं आपको एक टेस्ट पेपर डालने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जल्द ही हम लोग एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th के चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी आप एग्जाम दोगे उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल में आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। मदरबोर्ड चिप्स के लिए जो कनेक्शन बिंदु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्लॉट कहा जाता है। दोस्तों, हम लोग बात करें, जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे उपकरण जुड़े होते हैं। अगर मैं कहूं कि अगर हम बात करें स्लॉट्स की, तो स्लॉट्स पर जो रैम वगैरह होती है वो लगाई जाती है, और जो फैन लगा होता है उसके लिए सॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और बाहर जो पेरिफेरल उपकरण जोड़े जाते हैं, यानी बाहर की ओर से जो भी डिवाइस जोड़े जाते हैं, पेरिफेरल जिन्हें हम बोलते हैं, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों पोर्ट का। यानी बाहर की ओर से पेरिफेरल उपकरण को जोड़ने के लिए हम लोग पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, अबेकस का आविष्कार कहां पर हुआ था? तो हमने डिस्कस किया था कि गणना करने का सबसे पहला यंत्र अबेकस होता है, और जिसका आविष्कार कहां पर किया गया था? चीन में सबसे पहले अबेकस का उपयोग, या हम कहते हैं अबेकस का क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या माउस की स्पीड को बढ़ाने, प्रश्न थोड़ा कट गया है, मैं बोल देता हूं। माउस की स्पीड को बढ़ाने और घटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो माउस की स्पीड को बढ़ाना हो, लेफ्ट राइट बटन चेंज करने हो, उसके लिए हम लोग कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर में सेटिंग्स का ऑप्शन पहले होता था, आजकल विंडोज 8, 7, 10 में सेटिंग्स की जगह पर कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कंप्यूटर में किसी प्रकार का बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल पैनल का उपयोग करना होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास 11, ये लीजिएगा प्रश्न संख्या 11। देखो, हमें कहा है कि डेटा को 0-1 बिट को अलग अलग तारों में एक साथ भेजा जाता है। अलग अलग तारों में एक साथ भेजने का मतलब क्या हुआ? देखो एक बार, मैं यहाँ पर एक सिंपल पोर्ट बना रहा हूं A, इससे सूचना मैं भेज रहा हूं B को, इधर से एक जना भेज रहा है, उधर एक सूचना रिसीव हो रही है, इधर से एक भेज रहा है। ये तो सिस्टम ठीक है। यहाँ पर अगर 2 है और इधर कितनी सूचना पहुंचेगी? 2। यहाँ पर अगर भेजने वाला केवल
एक है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है सीरियल पोर्ट। सीरियल यानी श्रेणी क्रम, पैरेलल यानी समांतर क्रम। तो सीरियल पोर्ट में ऐसा होता है। इस प्रश्न में क्या कहा है कि एक साथ, ये मतलब हुआ यहाँ पर दो के लिए कितने तार, कितने डिवाइस, कितने उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, दो का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पर सीरियल की जगह पर कौन से पोर्ट का इस्तेमाल करोगे, पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करोगे। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। जिन्हें देख सो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उन्हें क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। देखो, कंप्यूटर में जो भी इनपुट होता है, हर एक चीज को डेटा के नाम से जाना जाता है। डेटा पर आगे अगर क्या हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है, या मीनिंगफुल जो डेटा बन जाता है, उस मीनिंगफुल डेटा को हम लोग सूचना के नाम से जानते हैं। यानी इस प्रश्न संख्या 13 का आंसर होगा सूचना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जरूरी फाइलों को गलती या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए उन फाइलों को हमें क्या कर देना चाहिए, हिडन कर देना चाहिए। कैसे, एक बार कोशिश करते हैं। कोई भी फोल्डर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फोल्डर के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर आप हिडन प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका फोल्डर आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। देखो, यहां से मैं हिडन प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं। वापस अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों, स्कैनर से संबंधित शब्द कौन सा है? दोस्तों, कुछ लोगों के मन में जवाब आ रहा होगा कि सर स्कैनर तो लेजर किरणों का इस्तेमाल करता है, कार्ट्रिज भी स्कैनर में होता है, मीडिया भी स्कैनर से संबंधित है, तो अपना आंसर ट्विन क्यों आया? दोस्तों, स्कैनर जिस जगह पर अपने स्कैन की गई इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उस एरिया को ट्विन कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ट्विन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द हार्डवेयर नहीं हो सकता है, फ्लोपी नहीं हो सकता है, डिस्क नहीं हो सकता है, तो प्रोग्राम के लिए जो दूसरा शब्द होगा वो क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं दोस्तों। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? कितने अक्षर की जगह पर हम ये शब्द यूज करें कि कितनी लाइन होती है, और लाइनों की भी कम से कम संख्या यहाँ पर पूछने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आप बार कोडिंग का इस्तेमाल करते हो तो ऐसे ब्लैक कलर के अंदर ऐसे लाइनें खींची होती है व्हाइट पेपर पर, उसे कहा जाता है बार या लाइन। और इसके लिए लाइनों की संख्या जो कम से कम निर्धारित की गई है वो 12 है। आजकल बार कोड के साथ एक और यूज किया जाता है ISBN, जो कम से कम 13 अंकों का होता है। I का मतलब होता है इंटरनेशनल, S का मतलब होता है स्टैंडर्ड, B का मतलब होता है बुक, और N का मतलब होता है नंबर। दोस्तों, अभी महिला प्रेक्षक का पेपर लगा था 2018 में, उसमें पूछा गया था जो QR कोड का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कितने बिट पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है? तो QR कोड में जैसे बार कोड में कम से कम 12 लाइनें होती है, वैसे ही आपके QR कोड में जो बिट पैटर्न होता है उसकी संख्या होती है 4। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 के बाद 18 पर। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? यानी जहां पर सूचनाओं को स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, उस पार्ट को मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करने का काम CPU द्वारा किया जाता है। इनपुट कंप्यूटर में करने का काम इनपुट डिवाइस करते हैं, उसे प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में जनरेट करने की जिम्मेदारी CPU की होती है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कीबोर्ड में विंडोज की होती है, उसका उपयोग देखो, विंडोज की दबाने पर ये स्टार्ट का जो बटन है वो ऑन हो जाता है, और साथ में स्टार्ट का बटन क्या हो जाता है, ऑफ। ये विंडोज की का मैंने बटन प्रेस किया, ये चालू हो गया।
वापस मैं एक बार प्रेस करता हूं, ये ऑफ हो गया, तो इसको दबाने से ये अपना जो स्टार्ट बटन है वो ऑन या ऑफ हो जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा एक बार, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है। आंसर गलत लगा है इसमें, इसका आंसर होगा स्कैनर और ओसीआर दोनों, यानी ये काम स्कैनर भी कर सकता है और साथ ही साथ ये वाला काम ओसीआर भी कर सकता है। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी प्रश्न संख्या 22 पर, यह भी कहा था कि व्हाइट कागज पर ब्लैक लाइन को पढ़ने का काम कौन करता है, बीसीआर करता है। बीसीआर का मतलब हो गया बार कोड रीडर। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 की ओर। मॉनिटर की स्क्रीन पर आउटपुट हो सकता है, स्कैनर से नहीं हो सकता है, ओसीआर से नहीं हो सकता है, किससे हो सकता है, लाइट पेन, यानी आपका सेंसिटिव स्क्रीन है तो वहां पर लाइट पेन से क्या किया जा सकता है, इनपुट किया जा सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। माउस की डबल क्लिक करने से सेलेक्ट होता है। दोस्तों माउस का अगर आप किसी आइकन पर एक बार क्लिक करते हो तो कुछ भी नहीं होता है, 2 बार क्लिक करने से शब्द सेलेक्ट होता है, 3 बार क्लिक करने से वाक्य सेलेक्ट होता है, 4 बार क्लिक करने से पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। दोस्तों आप डबल क्लिक ना करके कीबोर्ड से डबल बार F8 का बटन भी दबा सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। नोटपैड में F5 का उपयोग किया जाता है डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए। साथियों अगर बात करें F5 का, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि F5 तो रिफ्रेश करने के काम आ रहा है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम पावर पॉइंट में F5 से स्लाइड शो को शुरू करते हैं, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो शॉर्टकट की होती है उनका उपयोग अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग होता है। इसलिए नोटपैड में जो F5 है उसका यूज हम लोग रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में कौन सी स्टार्टअप प्रक्रिया नहीं है? कंप्यूटर स्टार्ट करने सिस्टम के साथ कीबोर्ड और माउस जोड़ना ये तो पहले से जुड़ा होता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन लॉन्च करना ये स्टार्टअप प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं कीबोर्ड और माउस को जोड़ना ये स्टार्टअप प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 में दे रखा है सूचना प्रणाली का भाग है। यूजर और लोग सूचना प्रणाली में चाहिए, यानी हम लोग जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्डवेयर भी चाहिए, डेटा और प्रोसीजर भी चाहिए, इसलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? देखिए अगर हम लोग बात करें इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, अगर हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करें, इनपुट आउटपुट उपकरण इनपुट आउटपुट का काम करते हैं। प्रिंटर और स्कैनर की बात करें, प्रिंटर आउटपुट का काम करता है, स्कैनर इनपुट का काम करता है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करती है, और जो प्रोसेसर होता है वो आपकी सूचनाओं को प्रोसेस करने का काम करता है। दोस्तों प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, पूछना क्या चाह रहा है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट नहीं है, यानी कहने का मतलब हुआ कि इनकी हमारे कंप्यूटर के साथ आवश्यकता सबसे कम है, यानी क्या हम बिना प्रोसेसर प्रोसेस कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या हम बिना किसी इनपुट उपकरण माउस या कीबोर्ड के बिना काम कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या हम प्रिंटर के बिना काम कर सकते हैं क्या? हाँ। सिस्टम कंपोनेंट का अर्थ यहां पर हम लोग ये जोड़ के चल रहे हैं कि जो आवश्यक उपकरण है या जो पहले से लगे आते हैं उन सभी को इसके साथ जोड़कर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा सॉफ्टवेयर घटक है? कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है, डेटा जो कंप्यूटर में संग्रहित होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, वेब एप्लीकेशंस यानी प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप लोग जो भी डाउनलोड करते हैं उसे भी हम लोग सॉफ्टवेयर का घटक ही मानते हैं।
आज के दिन का प्रश्न संख्या 30 और सबसे लास्ट प्रश्न हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन प्रोसेसर से संबंधित है? प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। इंटेल कोर, ये माइक्रो प्रोसेसर के नाम दे रखे हैं, थोड़ा सा फोन मिसमैच आ रहा है, कोई बात नहीं। सिलिकॉन की लाखों चिप बनकर भी आपके प्रोसेसर बनाते हैं, या अरबों ट्रांजिस्टर मिलकर भी क्या बनाते हैं, प्रोसेसर। ये हमारा पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन है। दोस्तों अगर आपको इस पेपर में किसी प्रकार की समस्या हो, कोई बात आप लोगों को पूछनी हो, समझ नहीं आया हो या समझ आया हो, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर लेकर आए। अभी बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और मुश्किल होता जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।